औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ना ऐसा हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन ऐसा होता है, ऑर्गन ही कह लें जो हमारी बॉडी के अंदर जो है हीमोस्टेसिस का काम करता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट को वो कंट्रोल डाउन करता है। यानी कि उसके अंदर आपका टेम्परेचर है, थर्स्ट है, टेम्परेचर रेगुलेशन है, हंगर रेगुलेशन है, जितनी भी चीज़ें हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। थर्स्ट एंड वाटर बैलेंस, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर अब जब हमारी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी के अंदर वाटर की अमाउंट जो है वो कम हो जाती है, तो हाइपोथैलेमस उस चीज़ को क्या कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है और उसमें फिर एडीएच की सिक्रीशन करते हैं। कंट्रोल अडीनो हाइपोफाइसिस, ये सिर्फ क्या कहते हैं लिखे हुए हैं फंक्शंस, तो उसके बाद हमने इसको डिटेल में भी थोड़ा डिस्कस करना है। एडिनो हाइपोफाइसिस यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी, आपने एंडो के अंदर पढ़ा होगा, जिसके अंदर हमारे कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, डोपामिन यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, तो हमारे जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन रिलीज होते हैं, मैक्सिमम और भी होते हैं FSH LH। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस इसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी होते हैं, इसके अंदर हमारे दो आ जाते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर आपके ऑक्सीटोसिन आ जाता है और आपका ADH आ जाता है। अब ये दोनों चीज़ें ना इससे रिलीज़ होती हैं, स्टोर होती हैं और रिलीज़ होती हैं, बनती नहीं हैं। याद रखिए हमेशा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, एंडो के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, ये हम जब वो सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो ये बात याद रखिएगा कि ऑक्सीटोसिन और ADH हमारे न्यूरो हाइपोफाइसिस से बनते हैं, रिलीज़ होते हैं, स्टोर होते हैं वहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। एक्चुअली ये कोई ग्लैंडुलर सेल्स नहीं होते या ये ग्लैंड्स नहीं होते कि जहाँ से रिलीज़ हो, ये न्यूरल टिश्यूज़ होते हैं सिर्फ। रिलीज ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस इन द हाइपोथैलेमस, जो कि मैंने अभी बताया कि रिलीज होते हैं यहाँ से। रेगुलेटिंग हंगर, अच्छा हंगर सेंटर्स भी यहीं पे होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, टेम्परेचर रेगुलेशन करता है और सेक्सुअल अर्जेस को भी कंट्रोल करता है, उसको भी रेगुलेट करता है। ये 10 हेड्स, ये इसका एक निमोनिक है जिसमें T टेम्परेचर, A से आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, N से न्यूरो एंडोक्राइन यानी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, H से हंगर, A से ADH, T से थर्स्ट और S से आपका सेक्सुअल अर्जेस या बिहेवियर। ठीक है, तो ऐसे समझ लें हाइपोथैलेमस इन सारों का CEO है। ठीक है, फिर आ जाता है एक इंपॉर्टेंट चीज़, इनपुट एरिया ऑफ नॉट प्रोटेक्टेड ब्रेन बैरियर्स। आपने जब वोमिटिंग सेंटर्स पढ़े थे वहाँ पे आपने पोक्स्टर्मा एक लफ्ज़ पढ़ा था, OVLT और पोक्स्टर्मा। ब्लड ब्रेन बैरियर्स भी आपने वहाँ पे पढ़ा होगा ऊपर, जब हम मेनिंजेस के वहाँ से टॉपिक पढ़ रहे थे। अब जिसने पिछले टॉपिक पढ़े हैं उसको ये अच्छा, ये सारे टॉपिक्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये दूसरे सिस्टम्स में भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर रहे थे। लेकिन न्यूरोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है जो एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। तो ओवल जो सा है उसमें याद रखें, जब भी हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोलैरिटी या डिहाइड्रेशन होगी हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि जब भी हमें डिहाइड्रेशन होगी हमारी बॉडी के अंदर, तो इसका मतलब ही यही होता है कि इनमें ओवल्ट या पोक्स्टर्मा के अंदर ये जो एरिया स्टर्मा है इसके अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर्स नहीं होते। ये हमारे ब्रेन और हमारे इनके साथ ये जो सेंटर्स हैं इनके साथ ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं, इनके अंदर कोई ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता। ये ब्लड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे टॉक्सिन्स हैं, ड्रग्स हैं, कोई गट इरिटेशन हो रही है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, ये डायरेक्टली सेंस करते हैं ब्लड की कंपोजिशन को, और जिसकी वजह से ब्रेन सेंटर्स में जाते हैं और ब्रेन सेंटर डायरेक्टली जो सा इनके साथ इंटरकनेक्टेड होता है और वो डायरेक्टली जो सा वो उसने जो वर्क करना होता है वो करता है। जब हमारी ब्लड ऑस्मोलैरिटी जब डिटेक्ट होती है तो उसके अंदर अगर ये रेगुलेट करता है थर्स्ट को, और जब थर्स्ट होती है तो उसकी वजह से आपका ADH जोन है वो क्या होता है, रिलीज होता है। और ADH हमारा आगे हम ये पढ़ेंगे जब सिंथेसाइज ये ADH और ऑक्सीजन, तो इसमें हम देखेंगे। और एंडोक्राइन में भी आपने पढ़ा होगा कि वाटर की रिअब्जॉर्प्शन के अंदर ADH बहुत हेल्पफुल होता है। फाउंड इन डॉर्सल मेडुला, रिस्पॉन्ड टू इमेटिक्स, ये एरिया पोक्स्टर्मा। एरिया पोक्स्टर्मा भी पीछे हमने पढ़ा था जब हम वोमिटिंग सेंटर पढ़ रहे थे कि कहीं भी गट इरिटेशन हो रही है, टॉक्सिक हमारी ब्लड के अंदर टॉक्सिन है, ड्रग्स हैं, कुछ भी ऐसा आ जाता है तो ये हमारे डिटेक्ट करते हैं और डायरेक्ट जो सा ब्रेन के साथ इंटरकनेक्ट रहता है तो वोमिटिंग हमारा करवा देता है। ठीक है, तो ये होता है एरिया स्टर्मा, जिसके अंदर हमारे कोई भी किसी भी किस्म के ब्लड ब्रेन मतलब कोई बैरियर नहीं होता, ये ब्लड से ब्रेन से जो सा वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं डायरेक्टली। फिर आ जाते हैं इनके ये जितने भी सेंटर्स बने हुए हैं हमारे। लेटरल न्यूक्लियस हंगर सेंटर है, इसके अंदर गैरेलिन दो हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, एक गैरेलिन और लैप्टिन। जो गैरेलिन है ये आपका हंगर को ज़्यादा करता है, स्टिमुलेट करता है, भूख ज़्यादा लगती है क्योंकि ये स्टोमिक के अंदर होता है। ठीक है, जब भी आपको भूख लगती है तो क्या रिलीज होता है, स्टिमुलेट कौन कर रहा होता है, यानी कि आप समझ जाएं कि आपका जो गैरेलिन है ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें जो गैरेलिन और लैप्टिन है ये बैलेंस के अंदर काम कर रही होती हैं,
अगर आप खाते ही रहेंगे तो ऑफ कोर्स आप मोटे हो जाएंगे, अगर आप नहीं खाएंगे या आपके जो लेप्टिन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से आप जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसे होता है ना। तो इसीलिए जब भी आप क्या कहते हैं अपने ये दोनों जो है वो बैलेंस के अंदर चल रहे होते हैं। इसीलिए जो हंगर है वो कौन स्टिमुलेट कर रहा होता है, गैरलिन। और लेप्टिन जो होता है ना ये एक्चुअली बेसिकली आपके होते हैं फैट सेल्स, और फैट सेल्स ये क्या कर रहे होते हैं, आपकी हंगर को कम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये आपके हंगर को क्या कर रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल लेटरल न्यूक्लियस के अंदर लीजन्स आ जाएं तो गैरलिन स्टिमुलेट होगा, मतलब पैदा होगा, जिसकी वजह से आपको भूख लगती थी, नहीं होगा तो हंगर आपको भूख लगेगी, नहीं लगेगी स्टोमक के अंदर। तो जब भूख नहीं लगेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, वेट लॉस होगा। आप खाना ही नहीं खाएंगे तो वेट लॉस होगा। बच्चों के अंदर एक कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं फेलियर टू थ्राइव, यानी कि बच्चा खाना ही नहीं खाता, ठीक है ना, बच्चों के अंदर, ठीक है। तो इसकी डिस्ट्रक्शन या इसकी लीन की वजह से आप क्या हो सकते हैं, लीन हो सकते हैं, यानी कि कमज़ोर हो सकते हैं। और उस कंडीशन के अंदर जो आपका लेप्टिन है वो क्या कर रहा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका सेकंड पे वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस के अंदर होता है स्टाइटी। स्टाइटी का मतलब ये होता है कि आपको भूख ना लगना, यानी कि आपको ऐसा फील करवाना कि आपका पेट भरा हुआ है, ठीक है, स्टिमुलेटेड बाय लेप्टिन। अब लेप्टिन क्या करता है, आपकी स्टाइटी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, मतलब सिग्नल देता है कि आप क्या हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं, मज़ीद आप ना खाइए। अगर इसके अंदर लीजन्स आ जाएं तो क्या लेप्टिन प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा। जब लेप्टिन प्रोड्यूस नहीं होगा और हमारी बॉडी के अंदर कॉन्टिन्यूसली गैरलिन प्रोड्यूस होता रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ओबेसिटी। ओबेसिटी मेन फीचर कि आप क्या हो जाएंगे, पेशेंट जो है वो मोटा हो जाएगा। किस वजह से, हाइपरफीजिया, वो ज़्यादा ज़्यादा खाता रहेगा, जिसकी वजह से जो है वो क्या होगा, वेरी मैसिव या ओबेसिटी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पेशेंट कॉन्टिन्यूसली फिर खाते रहता है और क्या हो जाता है, मोटा। अब क्या आ जाता है एंटीरियर न्यूक्लियस। ये काम करता है कूलिंग और पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर थर्मो रेगुलेशन के लिए एंटीरियर न्यूक्लियस और पोस्टीरियर न्यूक्लियस है। यानी कि जब भी एंटीरियर न्यूक्लियस की बात आएगी तो उसके अंदर वो कौन सा मैकेनिज्म कर रहा होगा, स्वेटिंग। जब भी स्वेटिंग होती है तो आपको थोड़ा ठंडा ठंडा फील होता है ना, स्वेटिंग के साथ आपकी हो जाती है वैसोडाइलेशन। अब एंटीरियर न्यूक्लियस कूलिंग और पैरासिम्पैथेटिक का काम कर रहा है। सिंपैथेटिक में वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है, पैरासिम्पैथेटिक में वैसोडाइलेशन। पैरासिम्पैथेटिक आपका रेस्ट टाइम होता है, सिंपैथेटिक में कहीं ना कहीं आपका फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑन होता है। अगर एंटीरियर न्यूक्लियस डैमेज हो जाए तो बताएं कूलिंग होगी, पैरासिम्पैथेटिक होगा, नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा, हीट, हाइपरथर्मिया होना स्टार्ट हो जाएगा, हीटिंग कंट्रोल पाए। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी लीजन की वजह से हाइपरथर्मिया। फिर आ जाता है पोस्टीरियर न्यूक्लियस, उसके अपोजिट हीटिंग और सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का तो क्या है, वैसोकंस्ट्रिक्शन। अब बॉडी के अंदर जो मेंटेन कर रहा है हीटिंग, यानी कि सर्दियों के अंदर आपका पोस्टीरियर न्यूक्लियस जो है वो मेंटेन कर रहा है आपकी बॉडी। अब मैकेनिज्म क्या है, शिवरिंग या वैसोकंस्ट्रिक्शन। आप जब अपने हाथ को वो करते हैं, रगड़ते हैं या थोड़ा वो होता है तो उसकी वजह से क्या हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो इसका ये मैकेनिज्म है, शिवरिंग या वैसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। और अगर इसकी लीजन हो जाए, पोस्टीरियर न्यूक्लियस ना बने तो क्या होगा, यहाँ हाइपरथर्मिया है तो यहाँ क्या है, हाइपोथर्मिया। सिंपल, यानी कि कोल्ड इंटॉलरेंस, यानी कि आपको फिर सर्दी लगेगी, सिंपल इज दैट, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाता है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस आपका सर्कैडियन। अब ये वही है जो हमने बिल्कुल पिछले टॉपिक में पढ़ा है, जो आपका है स्लीप फिजियोलॉजी। आपने पढ़ा था ये 24 आवर क्लॉक साइकिल होता है, ये बिल्कुल ऊपर ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें सर्कैडियन रिदम्स। आपने अगर पिछले टॉपिक पढ़े हैं तो आपके अगले टॉपिक बहुत ईजी लगेंगे, ठीक है। अब ये आपको 24 आवर साइकिल है, इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये आपका सेंस करता है लो लाइट को। जब भी लो लाइट होगी आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। किस वजह से, नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज होते हैं, वो जाके पीनियल ग्लैंड को कहते हैं चलो जी अब मेलेटोनिन जो है वो क्या करें, रिलीज करें। मेलेटोनिन क्या होता है, स्लीप हार्मोन, वो आपको क्या कर रहा होता है, स्लीप के साथ साथ भी और फंक्शन होते हैं उसके, प्यूबर्टी या इधर, लेकिन मेलेटोनिन बेसिकली फिर आपको स्लीप में मदद देता है। लो लाइट होगी तो सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस ज़्यादा हो जाएगा, लाइट होगी डे में तो सुप्राकियास्मेटिक लो होगा, ठीक है। और अगर इसकी फॉर एग्जांपल वो हो जाए, लीजन्स हो जाए तो नींद आएगी, नहीं आएगी, क्या हो गया, स्लीप डिसऑर्डर्स। फिर आ जाए सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ये आपने हर जगह पे ही पढ़ा होगा। एडीएच और ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होते हैं, सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से। सुप्राऑप्टिक जो है वो एडीएच रिलीज करवाता है, ठीक है, और पैरावेंट्रिकुलर से आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अब आपको अच्छे से पता है कि एडीएच तो आपका वाटर रिटेंशन करवाता है ना, ठीक है, इससे तो आपकी होगी वाटर रिटेंशन। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो आपकी लेबर के अंदर हेल्प करता है, लेबर और मिल्क की इजैकुलेशन। लेबर के अंदर कैसे करता है, यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन करवा के।
यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन होती है, अगर फॉर एग्जांपल बच्चा पैदा हो रहा है ड्यूरिंग डिलीवरी और यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रही, तो 5 mg जो है वो ऑक्सीटोसिन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, जिसकी बेस के ऊपर वो यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन होती है ताकि बच्चे की जो है वो डिलीवरी हो सके। ठीक है, तो न्यूरोफाइसिन्स जो है वो एक्सॉन्स की तरफ जाते हैं, मतलब न्यूरोफाइसिन्स डाउन टू द एक्सॉन्स, और स्टोर्ड होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, और फिर वहाँ से आपके ADH और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं। यानी कि हार्मोन्स जो से होते हैं ना, ये हार्मोन्स ये आपके हाइपोथैलेमस में बनते हैं और पिट्यूटरी में आपके सिर्फ स्टोर होते हैं और रिलीज होते हैं, याद रखें। ADH एंड ऑक्सीटोसिन आर कैरीड बाय न्यूरोफाइसिन, ये मैंने आपको बता दिया कि न्यूरोफाइसिन जो से होते हैं वहाँ से आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी मतलब बनते वहाँ से हैं और स्टोर होते हैं फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जहाँ से वो रिलीज होते हैं और स्टोर्ड होते हैं। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस क्या मतलब होता है, इसका सिर्फ 2 काम होते हैं, थर्मो रेगुलेशन और सेक्सुअल बिहेवियर। ठीक है, और रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अगर इन केस प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस की लीजन हो जाए तो आपको एक बीमारी होती है कैलमैन सिंड्रोम। अगर कैलमैन सिंड्रोम है तो यानी इसका मतलब यह है कि गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन की न्यूरॉन्स जो हैं वो उसकी माइग्रेशन नहीं हुई, उसकी माइग्रेशन फेल हो गई। अगर प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस की लीजन होना स्टार्ट हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन की माइग्रेशन फेल हो जाती है उनके न्यूरॉन्स की, जिसकी वजह से हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है, कैलमैन सिंड्रोम, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, हाइपोगोनाडिज्म या एनोस्मिया या डिलेड प्यूबर्टी। ठीक है, तो GNH न्यूरॉन की जो है ऑल्फैक्टरी से माइग्रेट करते हैं, अगर माइग्रेट नहीं होते तो उसकी वजह से फिर प्यूबर्टी भी नहीं आती, यानी कि डिलेड प्यूबर्टी होती है। और इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है, ऑल्फैक्टरी पिट, यानी कि आपको स्मेल भी नहीं आती। अब पढ़ लेते हैं, याद रखें प्री ऑप्टिक के अंदर तो ये चीज़ है ना स्मेल वाली। अब थैलेमस को एक दफ़ा देखें ना, तो थैलेमस के अंदर मेजर रिले ऑफ ऑल असेंडिंग सेंस, सारी इंफॉर्मेशन, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं रिले सेंटर या रिले स्टेशन, यानी कि हर चीज़ इसके ऊपर रिलाई कर रही होती है कि भाई जो थैलेमस कहेगा वही होगा, एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन सॉरी, यानी कि थैलेमस के ऊपर एक ऐसा स्टेशन है, हर चीज़ होती है सिवाय ऑल्फैक्शन के अंदर, ऑल्फैक्शन के अलावा। अब इसमें पहले आ जाता है वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस, इसको कहते हैं VPL, इसको कहते हैं VPM, ऐसे ही इसको कहते हैं LGN, इसको कहते हैं MGN। ये आपने याद रखना है, मैंने खुद ही बनाया VPL VPM। इस ये आपका इनपुट का मतलब ये होता है कि कहाँ से आ रहे हैं, स्पाइनोथैलेमिक। याद रखें जितनी भी ये चीज़ें हैं ना थैलेमस से स्टार्ट होंगी, मतलब यहाँ सारी इन्फो आएगी और थैलेमस से आपके कॉर्टेक्स में जाएंगे और यहाँ से फिर आपकी आउट होंगी। बस इतना आपने याद रखना है। अभी अब देखें इनपुट मतलब कहाँ से आ रही है, स्पाइनोथैलेमिक एंड डोर्सल कॉलम या मीडियल लेमिनिस्कस, यहाँ से ये आ रही हैं। अब स्पाइनोथैलेमिक में आपका पेन और टेम्परेचर सेंस होता है, पेन और टेम्परेचर। जो डोर्सल कॉलम्स है या मीडियल लेमिनिस्कस है उसके अंदर आपका प्रेशर, वाइब्रेशन और लाइट टच, ये जो है वो सेंस होती हैं। ठीक है, स्पाइनोथैलेमिक के अंदर आपको क्या हो रहा होता है, पेन और टेम्परेचर। बाकियों के अंदर आपका क्या हो रहा था, प्रेशर या प्रोप्रियोसेप्शन या लाइट टच। डेस्टिनेशन क्या है कि कहाँ पे जाते हैं, थैलेमस से कहाँ पे जाते हैं, आपके सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर, यानी कि पैरेटल लोब। पैरेटल लोब जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके वाइब्रेशन, पेन, टेम्परेचर, और होता कहाँ पे है, वाई दिस इज VPL, ये आपका जाता है डाउन टूवर्ड टू द लोअर लिम, जहाँ पे आपका पेन, टेम्परेचर और ये चीज़ें सेंस कर रही होती हैं। ठीक है ना, जहाँ की बॉडी की सेंसेशन ज़्यादा हो जाती हैं। फिर VPM मीडियल न्यूक्लियस, ये होता है ट्राइजेमिनल एंड गैस्ट्रेटरी पाथवे। 2 चीज़ें, एक तो फेस की सेंसेशन और एक टेस्ट, दोनों चीज़ें। इनपुट क्या है, ट्राइजेमिनल नर्व एंड गैस्ट्रेटरी पाथवे। ट्राइजेमिनल क्या कर रही होती है, आपकी फेस की सेंसेशन। अभी आपको इसका पेन भी पता होता है, आपने अमूमन सुना होगा बहुत पिंचिंग पेन होता है बहुत ज़्यादा कि इंसान से कुछ खाया नहीं जाता। और गैस्ट्रेटरी पाथवे में आपका क्या होता है, टेस्ट। फिर इसकी डेस्टिनेशन क्या बन रही होती है, प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, जिसमें पैरेटल लोब आ जाता है। ठीक है, और अगर इसके अंदर कोई ना कोई मसला आ जाए, यानी कि VPL के अंदर कोई ना कोई लीजन्स आ जाए, तो फिर उसका क्या मतलब है, ना आपको फेस की सेंसेशन मतलब आपको नमनेस वगैरह फील हो रही होगी, ना आपको टेस्ट आ रहा होगा। ठीक है, अगर इसके लीजन है। अब आ जाते हैं LGN, यानी कि लेटरल गैनिकुलेट न्यूक्लियस। इसके अंदर आपका आ जाता है विजन, यानी कि आपके कौन सी नर्व इन्वॉल्व हो रही होती है, क्रेनियल नर्व 2, यानी कि आपके ऑप्टिक नर्व से क्रेनियल नर्व 2 से ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक क्याज्म और ऑप्टिक ट्रैक्ट, यानी कि आपको जो विजन आपका जो कंट्रोल कर रहा होता है, जो इनपुट आ रही होती है वो कहाँ से आ रही होती है, ऑप्टिक नर्व से आ रही होती है। ठीक है, और कौन सा न्यूक्लियाई होता है, लेटरल गैनिकुलेट न्यूक्लियस, जो क्या कंट्रोल कर रहा होता है, क्या सेंस कर रहा होता है, विजन। और इसका जो डेस्टिनेशन है वो है विजुअल कॉर्टेक्स, यानी ऑक्सीपिटल लोब। और अगर इसकी कमी हो जाए, याद रखें
क्यों हमारे लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस पे ही अगर विजन आती है, क्योंकि जब भी रोशनी पड़ती हमारे हम जब कोई चीज़ देख रहे होते हैं तो उसकी रिफ्लेक्शन पहले लेटरल साइड पे पड़ती है, लेटरल साइड से जाके वो ऑप्टिक क्लाज्मा के ऊपर वो करती है, क्रॉस करती है, और तब जाके वो फिर इमेज बनती है। तो जब भी कहीं ना कहीं विजन का इशू आएगा तो आपने याद रखना कि लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस जो है वो कहीं ना कहीं आपका डैमेज ना हो, या आपकी जो विजुअल ऑक्सीपिटल लोब है उसके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट हो, ठीक है ना। तो ये लीजन्स आपने जरा कम्युनिकेट करके रखनी है। मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या हो रहा है, हेयरिंग इशू, सुनने का मसला। अब पहले जो आवाज होती है वो पहले मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस मतलब एमजीएन पे जाती है, एमजीएन पे जाती है। अब उसकी जो इनपुट है वो क्या है, सुपीरियर ऑलिव और इंफीरियर कॉलिकुलस ऑफ टेक्टम। ये दोनों चीजें आपकी क्या हो रही होती हैं, आपकी इनपुट है जहां पे चीज आ रही होती है। तो न्यूक्लाई कौन सा होता है, मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। काम क्या करे, हेयरिंग का। तो पहले आवाज यहां पे पड़ रही है, इसका काम क्या है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स यानी टेम्पोरल लोब पे आपका क्या होता है, आपका सुनने का जितना भी सारा सिस्टम होता है। यानी कि अगर टेम्पोरल बोन का मसला है ना आपको, तो सबसे पहले आपको ऑडिटरी इश्यूज आएंगे, सुनने के मसले आएंगे, जिसकी बेस पे हम यहाँ पे जो है वो ऑडिटरी जो से टेस्ट होते हैं वो भी करवाते हैं। बेरा उसके अंदर आ जाता है टेस्ट, ठीक है ना। फिर आ जाता है वेंट्रल एंटीरियर एंड वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियाई, मतलब VA और VAN और VLN, एंटीरियर और लेटरल न्यूक्लियाई। ये दोनों इसके अंदर होता है बेसल गैंग्लिया और सेरिबलम। अब फ्रंटल लोब आपको अच्छे से पता है कि आपका क्या काम कर रहा होता है, आपकी कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, इन चीज़ों के अंदर हेल्प कर रहा होता है। तो मोटर का मतलब भी यही है, यानी कि आपका काम करने का जो जितना भी काम है ना वो फ्रंटल लोब कर रहा होता है, यानी कि मोटर कॉर्टिक फ्रंटल लोब। तो जितनी भी आपकी मूवमेंट वगैरह हैं, जितनी भी चीज़ें, कोऑर्डिनेशन वगैरह, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका वेंट्रल एंटीरियर और वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियाई। और अगर इसके अंदर लीजन हो जाए तो अब साफ सी बात है, आप चल फिर सकेंगे नहीं, चल फिर सकेंगे। क्यों, आपका वेंट्रल एंटीरियर और वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियाई क्या हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, ठीक है। अगर पूरी अगर हिस्ट्री देखें ना तो हमने पूरे उसमें क्या पढ़ा कि आपका जो हाइपोथैलेमस है वो आपका क्या हो रहा होता है, हंगर और लीजन। अगर हाइपोथैलेमस है ये पूरे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। इनपुट्स के अंदर हमने ओवल्ट और पोकस्ट्रोमा को पढ़ा जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर्स नहीं होते। लेटरल न्यूक्लियस के अंदर जो है आपका हंगर और लीजन्स या एनोरेक्सिया को कंट्रोल कर रहा होता है, अगर इसकी लीजन्स हो जाए तो। वेंट्रल मीडियल न्यूक्लियस के अंदर आपका स्टाइटी होता है, अगर इसकी लीजन होता है तो ओबेसिटी हो जाती है। एंटीरियर न्यूक्लियस जो होता है वो आपका कूलिंग को मेंटेन कर होता है, अगर लीजन हो जाए तो हाइपरथर्मिया। पोस्टीरियर न्यूक्लियस अगर डैमेज होता है तो हाइपोथर्मिया। सुप्राक्लाज्मेटिक न्यूक्लियस आपने पढ़ा था वो स्लीप साइकिल को कंट्रोल कर रहा होता है लो लाइट में। सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर ADH और ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर रहे होते हैं। प्री ऑप्टिक जो होता है वो आपको गोनेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के होते हैं, डॉक्टर लीजन होता है तो कैलमैन सिंड्रोम। थैलेमस जो होता है वो सेंसरी रिले होता है, एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन यानी कि स्मेल आपकी नहीं डिटेक्ट कर सकता, वो स्मेल मैंने आपको ऊपर बता दिया, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस कर रहा होता है, बाकी हर चीज़ होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑफ इट फॉर टुडे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रा ध्यान से, क्योंकि देखें जितने भी हार्मोन, गैरलिन है, लेप्टिन है, ये आपका जब आप JAT पढ़ेंगे वहाँ भी इस्तेमाल होंगे, ठीक है। कोई भी ऐसी लीजन्स आ जाती हैं, बीमारी आ जाती है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अगर आपको ये हार्मोन्स न्यूक्लियाई पता होंगे, सेंटर्स पता होंगे, तो आप उस चीज़ को जो है वो पिक कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑफ इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट है आपकी वो लिम्बिक सिस्टम है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।